हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि ऐसी वीडियो बनती रहे और हम दोनों को पढ़ने में अच्छा लगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ 5 फेजेस 1600 टू 1950। इसमें से जितने भी फेजेस है हिस्ट्री के हुए उसमें बस ये देखना है अपने को कि कौन से एक्ट्स या रूल्स पास हुए थे जब तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आ गई थी, इन्वेड हो गई थी इंडिया में एंड ऑल। तो पहले देखेंगे तो 1765 से लेके 1858 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा मैं कहते तो सेकंड फेज सॉरी और फर्स्ट फेज से 1600 से 1765 ब्रिटिश केम इनटू इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1726 आया था। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी डायरेक्ट से भी गो थ्रू करेंगे और मेरे पास इसकी टेक्स्ट बुक भी है। टेक्स्ट बुक है जी एन पांडे की, जो कि बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है। मतलब सिंपल है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बारीक बहुत सॉरी बहुत छोटे छोटे फॉन्ट्स में है ना, तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है बट हार्ड नहीं लगता है। मतलब मुझे जे एन पांडे पसंद आई तो मैंने ये प्रेफर करती हूँ। अगर हम इसके चैप्टर्स वाइज जाएंगे तो ना, हाँ है तो इसके चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है वो बताता है इंट्रोडक्शन है, जो हिस्ट्री बताता है, जिसमें मैंने डाइवर्सिफिकेशन करके अपने लिए नोट्स बनाएंगे। जैसे पार्ट मैंने बताया ना हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फेजेस में, तो 5 फेजेस में पहला फेज है 1600 से 1765, सेकंड है 1765 से 1855, थर्ड है 1855 से 1919, फिर 1919 से 147, फिर 147 से 190। तो ये इन सब फेजेस में इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेक्शंस या जो भी एक्ट लागू हुए थे वही बस याद रखना है, डिटेल कुछ नहीं होगा इसमें। तो पहला जो हमको याद रखना है वो चार्टर ऑफ 1726। सेकंड जो हो सकता है जो है 1765 का जो फेज था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेट मी एक्सप्लेन इन अच्छा। इसमें क्या क्या हुआ था कि दीवान आए थे बॉम्बे मद्रास में और बंगाल में वॉरेन हास्टिंग जो थे उन्होंने दीवान कंपनी बनाई। दीवानी द कंपनी बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जस्टिस एंड कलेक्शन याद ही होगा, लगान पिक्चर से देखे होगा अगर आप लोगों ने। तो मैं अपने ट्रिक्स बनाती हूँ अपने आप को याद करने के लिए। अब आप कैसे पढ़ते हो आप डिपेंड करता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। और इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, हाँ फर्स्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हूँ। हाँ सेकंड एक्ट जो इसमें ये फेज में आया था वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर पिट्सबर्ग इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। फर्स्ट सेकंड फेज में यही सब हुआ था। उसमें क्या क्या बना था चेंज, जो मेन चीज़ें हम बोल सकते हैं कि जो फॉलोइंग थिंग्स आई थी। चार्टर एक्ट 1773 था ना, सॉरी 1773 सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें 3 चेंजेस हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी इन इंग्लैंड रिकॉग्नाइज्ड द गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता एंड ब्रॉट द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू सम कंटेक्सटेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जर्नल ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये सब प्रायर चीज़ें हुई थी। और क्या हुआ था, और होम गवर्नमेंट बनी थी, 25 मेंबर्स थे, हर साल में इलेक्ट होने वाले थे, 4-4 साल में। ये फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना था। द एक्ट इटसेल्फ नेम द फर्स्ट गवर्नमेंट जर्नल, जो थे वॉरेन हास्टिंग। बिना कॉपी के तो लगता ही नहीं कि हम जी पाएंगे कभी कभी। एनीवेज नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का इजाद हुआ था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें एक और सेक्शन है जो हमने देखा था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें क्या आता था, एग्जेम्प्टेड एक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ऑफ कंपनी डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ओवर सर्वेंट of the company under native navigation. It made it clear as to what law to be applied by the Supreme Court. Fourth है the act recognizing confirmation proper in jurisdiction by government journal council decided by mufassal courts. Fifth है the empowered of government journal in favor of regulating. अच्छा इसमें ये जो टेक्स्ट बुक है ना, इसमें हर चीज़ का बताया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। फिर आया था द पिट्स एक्ट 1784 में। इसमें 2 कमिटीज़ बनाई गई थी पार्लियामेंट की तरफ से। पार्लियामेंट अपॉइंटेड 2 कमिटी, द कमिटी रिकमेंडेड फॉर द रिकॉल ऑफ द गवर्नमेंट जर्नल वॉरेन हास्टिंग एंड चीफ जस्टिस इनक्वायरी, बट द कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज रिफ्यूज टू रिकॉल देम। दिस डेmonstrated indicative degree of parliament control over the company and administrative. To remedy the situation, the Pitt's India Act was passed by the Parliament. Period of 20 years. With the Charter Act of 1813, the Charter could proceed by more searching investigation by a committee of House Common into finance affairs of the company, etc. फिर Charter 1833 is so important। 18 चार्टर्स जब से बनने लगे तो गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल बने थे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नोन एज लॉ मेंबर्स। चार्टर 1853 में ऐसा है चार्टर, इसमें जो है सेपरेटिंग डिसीजन लिया गया था फॉर सेपरेटिंग लीगल लेजिस्लेचर मैकेनिज्म फॉर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को पार्ट किया गया था। तो मेरे हिसाब से तो ये चार्टर एक्ट 1853 इज टू इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सेपरेट का डिसीजन हुआ था और हमें पता ही है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने लिए लिख लेती हूँ चार्टर एक्ट 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपनी नोट्स में होना तो रिवीजन बहुत ईजी होता है, जैसे मैं कल रिवीजन कर रही थी ना, डिफरेंट सेपरेट आप अपने हिसाब से लिखो, अपने हिसाब से मैं लिख रही। लास्ट फिर हमारे थर्ड फेज पे जो है 1853 19 से लेकर 1919, इसमें भी बहुत सारे एक्ट्स आए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी इतने सालों में। तो बहुत सबसे पहले हम बोलेंगे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1858 लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड डबल गवर्नमेंट, जो कि फेल हो गई थी, डबल गवर्नमेंट फेल। ये एंगल अच्छा है, इसमें मैं तुम लोगों को मैं क्या पढ़ रही आपको लोग भी पता चलेगा ना। तो 1985 से लेके 1919 जो थर्ड फेज़ है, एक मिनट है, तो बहुत ही
ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है ना, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। स्टेट ऑफ इंडिया असिस्टेंट बाय काउंसिल, ठीक है, मैं ऐसे ही रखती हूँ और मैं अपना पढ़ते जाती हूँ। सबसे पहला था इसमें लॉर्ड कैनी आए थे, बहुत कन्वीनियंट कॉम्प्लेक्स हो गया था तो इसको हटाना पड़ा था अपने को, डबल गवर्नमेंट जो फेल हो गई थी, ठीक है। फिर आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट वॉट द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट। इट प्रोवाइड्स इंडिया विद द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट विथ लास्ट सेट अप टू प्रेजेंट डे। फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट जो अब तक चला आ रहा है ना, जैसे लेजिस्लेचर पावर है अपना, और लेजिस्लेचर पावर वही अपना more than 12 additional members, half of those were non-official members, 2 years. House of Justice मतलब स्टेट अपना राज्यसभा एंड लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, जो अभी तक का चलता आ रहा है ना, कैसे क्या हुआ था, तो हम मेन इसको यही याद रखते हैं। 1861 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या हुआ था, कितने मेंबर्स थे। लेट मी रीड इट फॉर यू गाइस। After those 2 years, the legislative council were given the power to frame law and legislature for all persons. Court of Justice placed and things, things and public servant inside outside the government, British India. The act restored legislative power to the presidency government of Bombay and Maharashtra. Here, the provisional legislature council were empowered to make law and benefit. तो मैं ऐसे ही पढ़ती जाऊँगी, थोड़ा मेरे लिए हार्ड हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी, ऐसे ही आप लोगों के साथ में पढ़ेंगे तो मुझे भी याद होगा, आप लोगों को भी याद होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। सो ये आज का मेरा व्लॉग है, ये मैं मेरा सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सो जो भी जैसे भी मैंने पढ़ रही हूँ या मैं जैसा पढ़ती हूँ वैसे ही मैं ओरिजिनल रह के ही ब्लॉग डालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ओवर करूँ या ऐसा करूँ जो मैं नहीं करती, लेकिन मैं कैमरे के लिए वो चीज़ करूँ। तो मैं बहुत ट्रांसपेरेंट रह के अपने ब्लॉग बना के अपलोड करना चाहूँगी। थैंक यू, आई होप आप लोगों को पसंद है।